हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी का सेकंड चैप्टर अभिवृद्धि एवं विकास देखेंगे। इसमें क्या क्या है, अभिवृद्धि एवं विकास का अर्थ, अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर, विकास के विभिन्न सिद्धांत, जो भी सिद्धांत है सभी क्लियर करवाएंगे। अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास की विभिन्न अवस्थाएँ क्या, जैसे बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, ये सभी अवस्थाएं, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। अभिवृद्धि एवं विकास, वर्धन, अभिवृद्धि का अर्थ, अभिवृद्धि को वर्धन भी कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे अभिवृद्धि का अर्थ क्या होता है। अभिवृद्धि का अर्थ शारीरिक विकास है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के आकार, लंबी तथा वजन होने वाले परिवर्तनों को अभिवृद्धि कहते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे कि अभिवृद्धि का अर्थ क्या होता है, शारीरिक विकास। व्यक्ति के शरीर में जो भी विकास होते हैं वह होता है अभिवृद्धि। व्यक्ति के शरीर के आकार में, लंबाई में तथा वजन में, इन सभी में जो परिवर्तन होता है वह होता है अभिवृद्धि। नेक्स्ट है विकास का अर्थ, यहाँ पर लंबाई है, लंबी नहीं। विकास का अर्थ, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम चलती रहती है। विकास कब तक चलती है, जन्म से लेकर जीवन पर्यंत, मतलब मृत्यु तक। जबकि जो अभिवृद्धि होती है वह कुछ ही समय तक चलती है, उसके बाद रुक जाती है। विकास एक काफ़ी व्यापक शब्द है। इस शब्द से एक और प्राणी के ऐसे परिवर्तनों का बोध होता है जिनका मात्रात्मक मापन संभव होता है, और दूसरी ओर ऐसे परिवर्तनों का भी बोध होता है जिनका मात्रात्मक मापन संभव नहीं होता है। जैसे अभी हमने अभिवृद्धि देखा, व्यक्ति के लंबाई, वजन, आकार, इन सभी में वृद्धि को अभिवृद्धि कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों का हम मात्रात्मक रूप से इनका मापन कर सकते हैं। विकास में क्या होता है, ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनका हम मात्रात्मक रूप से मापन कर सकते हैं और ऐसी भी चीज़ें भी होती हैं जिनका हम मापन नहीं कर सकते हैं। तो विकास कब से कब तक चलता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक या जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक। कैसे चलता है, अविराम, मतलब लगातार चलता रहता है। आगे देखेंगे अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर, इन दोनों में अंतर क्या क्या है। सबसे पहले अभिवृद्धि, फिर विकास। फर्स्ट पॉइंट है अभिवृद्धि से तात्पर्य मनुष्य के आकार, बनावट एवं भार में होने वाली वृद्धि से है। ऊपर हमने आपको बताया कि मनुष्य के आकार, लंबाई, भार, जो शारीरिक वृद्धियाँ होती हैं वो सभी अभिवृद्धि के अंतर्गत आती हैं। विकास क्या है, विकास से तात्पर्य मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक एवं चारित्रिक आदि ऊर्ध्वगामी परिवर्तनों से होता है। विकास में अभिवृद्धि तो आती ही है, साथ में मानसिक, संवेगात्मक, चारित्रिक, ये सभी चीज़ें भी शामिल होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अभिवृद्धि सीमित होती है तथा परिपक्वता के स्तर तक होती है। परिपक्वता का स्तर किशोरावस्था, लगभग 18 वर्ष तक। अभिवृद्धि जो होती है लगभग 18 वर्ष तक होती है या परिपक्वता के स्तर तक होती है। विकास की कोई सीमा नहीं होती, यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। विकास कब से कब तक चलता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। जबकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक होता है, कब तक, परिपक्वता के स्तर तक। नेक्स्ट पॉइंट है अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक होती है जबकि विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है अभिवृद्धि क्रमिक एवं श्रृंखलाबद्ध रूप से होती है। विकास का कोई क्रम निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट अभिवृद्धि प्रायः स्थूल एवं दृश्यगत होती है, मतलब अभिवृद्धि जो होती है उसको हम देख सकते हैं। विकास दृश्य तथा अदृश्य दोनों रूपों में हो सकता है। विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि भी आती है, हम आपको बता चुके हैं। तो विकास कैसा होता है, दृश्य भी होता है और अदृश्य भी होता है। जिस विकास को हम देख भी सकते हैं, कुछ पक्षों के विकास को देख सकते हैं और कुछ पक्षों के विकास को नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट अभिवृद्धि विकास को प्रभावित करती है। विकास अभिवृद्धि से बहुत कम ही प्रभावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट अभिवृद्धि केवल आनुवंशिक प्रभाव के कारण होती है। विकास आनुवंशिक, साथ ही वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। अभिवृद्धि में केवल आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है और विकास में आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट अभिवृद्धि केवल धनात्मक होती है, विकास धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है। अभिवृद्धि शारीरिक वृद्धि, शरीर में जो भी वृद्धि होती है वह ज़्यादा ही होगी, तो वह हमेशा धनात्मक होगी। जबकि जो विकास होता है वह प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। आगे देखेंगे विकास के सिद्धांत।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से समझिएगा। फर्स्ट है हमारा सतत एवं निरंतर विकास का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया निरंतर अबाध गति से चलती रहती है, मतलब लगातार अबाध गति से विकास की प्रक्रिया चलती रहती है तथा शरीर के कुछ अंगों का विकास तीव्र गति से होता है तथा कुछ अंगों का विकास मंद गति से होता है। यह अचानक नहीं होता है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि विकास जो है वो सतत एवं निरंतर रूप से चलता रहता है, यह अचानक नहीं होता। किसी भी चीज़ का विकास धीरे धीरे लगातार चलता रहता है, कभी तेज़ी से चलेगा तो कभी मंद गति से चलेगा, ये कभी अचानक से नहीं उत्पन्न हो जाता। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड है सिद्धांत विकास क्रम का सिद्धांत। पहला हो गया ये सतत और निरंतर रूप से चलता है विकास, दूसरा विकास एक क्रम में चलता है। इसमें क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास एक निश्चित क्रम से होता है। जैसे बालक जन्म के उपरांत केवल रोता है, 3 महीने के बाद वह एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालता है, 6 महीने के बाद वह आनंद की ध्वनि निकालने लगता है, 7 महीने में वह अपने माता पिता के लिए पा, दा, बा आदि शब्दों का प्रयोग करने लगता है। तो ये क्या हो गया, एक निश्चित क्रम में विकास हो रहा है। पहले सिर्फ बच्चे जो होते हैं सबसे पहले रोते हैं, ज़्यादातर सभी बच्चे ही ऐसे ही होते हैं। मनुष्य के जब जन्म होता है उनका तो वह रोते हैं, यह एक क्रम से चल रहा है। जब 3 महीने के होते हैं तब वह एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालते हैं, जब 6 महीने के होते हैं तो आनंद की ध्वनि निकालते हैं, 7 महीने में अपने माता पिता के लिए पा, दा, बा आदि शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। आगे देखेंगे, जब बालक भाषा को बोलना सीख जाता है तो उसे क्रमशः भाषा को पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। सबसे पहले बालक भाषा को बोलना सीखता है, उसके बाद उसे पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। तो ये सभी क्या होता है, एक क्रम में होता है। थर्ड सिद्धांत है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। विकास जो होता है विभिन्न गति में होता है। कैसे, प्रत्येक व्यक्ति के विकास की दर भिन्न भिन्न होती है, यह भिन्नता विकास की संपूर्ण जीवन काल तक बनी रहती है। क्या होता है, प्रत्येक जो व्यक्ति होता है उनकी विकास की जो दर होती है वो भिन्न भिन्न होती है और यह भिन्नता कब तक रहती है, संपूर्ण जीवन काल तक। प्रायः देखा गया है कि जो बालक जन्म के समय लंबा होता है वह बड़ा होने पर भी लंबा रहता है, जो छोटा होता है वह साधारणतः छोटा रहता है। देखा होगा आप लोगों ने कि जो बालक जन्म के समय ज़्यादा लंबा रहता है, अगर 2 बालकों को एक साथ लिया जाए, एक जन्म के समय छोटा है और दूसरा लंबा है, और जब वो बड़े हो जाएं तब देखा जाए तो जो लंबा था वो लंबा रहेगा और जो छोटा था वो बड़े वाले की अपेक्षा छोटा रहेगा। तो ये क्या हो गया, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। विकास विभिन्न गति में होता है, विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट सिद्धांत देखते हैं, परस्पर संबंध का सिद्धांत। क्या होता है ये, बालक के शारीरिक, मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक आदि पक्षों के विकास में परस्पर संबंध होता है। उदाहरण, मनुष्य के शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अंगों में वृद्धि होती है, उसका आकार एवं भार बढ़ता है, जिससे उसकी कार्यक्षमता का विकास होता है। तो ये क्या हो गया, परस्पर एक दूसरे से सब संबंधित हो गए। तो ये जो जितने भी विकास होते हैं मनुष्य में, ये सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। पहले बच्चा सामान्य प्रतिक्रियाएं करता है, उसके बाद विशिष्ट प्रतिक्रियाएं करता है। बालक का विकास सामान्य अनुक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं तक होता है। जैसे बालक पहले कुछ बोलने में सरल शब्दों का प्रयोग करता है, परंतु धीरे धीरे सही नाम का ज्ञान होने पर वह वस्तु को उसी नाम से पुकारता है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि जैसे जब बालक छोटा होता है तो उसके सामने जो भी वस्तु आती है, उसके दिमाग में जो भी कोई सरल वर्ड होगा उसी को बोल देगा, लेकिन जब वह धीरे धीरे बड़ा होगा, उसे उसके नाम का ज्ञान होगा, तो वह उस वस्तु को उसके नाम से पुकारेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले उसने सामान्य सा कोई शब्द सोचा, जो उसके मन में आया वही बोल दिया, तो सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। लेकिन बाद में वह उसके विशिष्ट नाम का, उसे जब ज्ञान हो जाएगा तो वह उसका प्रयोग करने लगेगा, तो हो जाएगा यह सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। नेक्स्ट है समान प्रतिमान का सिद्धांत। हर्लाक के अनुसार प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मनुष्य जाति, अपने जाति के अनुरूप ही विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। क्या कह रहे हैं हर्लाक कि प्रत्येक जाति के शिशु या बच्चे जो होते हैं वो अपने ही जाति के अनुरूप प्रतिमान का अनुसरण करते हैं। उदाहरण से समझते हैं, जैसे गाय का बच्चा जन्म लेते ही खड़ा हो जाता है, परंतु मानव शिशु जन्म के समय मात्र रोना जानता है। तो के प्रत्येक भाग में विकास एक ही प्रतिमान होते हैं। जैसे यहाँ पे गाय का बच्चा है, तो गाय का बच्चा है तो अपने
अपने गायों की जातियों के अनुसार ही प्रतिमान का अनुसरण करेगा। गाय के जितने भी सारे बच्चे होते हैं, जब वो गाय खुद एक बच्चा थी तब वो जन्म होते ही वह चलने लगती है। ऐसे ही गाय का जो बच्चा है वह तुरंत जन्म होते ही खड़ा हो जाता है। और मनुष्य का जो बच्चा है, तो सारे मनुष्य के जो बच्चे होंगे तो वह सब जन्म के समय रोते हैं। तो यह क्या करते हैं, अपनी अपनी जाति के अनुसार समान प्रतिमान का अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत। इसके अंतर्गत बालक पहले संपूर्ण अंग को और उसके उपरांत अंग को आंशिक भागों के रूप में चलाना सीखता है। क्या कह रहा है कि बालक पहले संपूर्ण अंग को, जैसे पूरा हाथ है, बालक पहले इसको चलाना सीखेगा, उसके बाद क्या सीखेगा, इसकी जो उंगलियां हैं उनको चलाना सीखेगा। तो सबसे पहले पूरे हाथ को चलाना सीखेगा, उसके बाद उनकी उंगलियों को चलाना सीखेगा। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि पहले संपूर्ण अंगों को चलाता है, उसके बाद उसके आंशिक भागों के रूप में चलाना सीखता है। उदाहरण से समझते हैं। जैसे बालक प्रत्येक वस्तु को एक ही तरह से उठाता है, परंतु ज्ञान होने पर वह धीरे धीरे उंगलियों एवं हाथों का प्रयोग करके आसानी से वस्तु को उठाता है। कोई भी जैसे एक वस्तु रखी है और एक बालक है, तो पहले जब इसे ज्ञान नहीं होगा उसके आंशिक भागों का, तो वह पूरे हाथ से उसको उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब धीरे धीरे उसे ज्ञान हो जाएगा तो वह उंगलियों की सहायता से उसको आसानी से उठा सकता है। यह हो जाता है एकीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट सिद्धांत है विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत। विकास एक निश्चित दिशा में होता है। जैसे पहला है इसका मस्तकाधोमुखी क्रम या सेफेलोकोडल थ्योरी, इसी को कहते हैं सेफेलोकोडल थ्योरी। इसमें क्या होता है, इसके अनुसार विकास का प्रारंभ सिर से होकर पैर की ओर बढ़ता है। इसे सिर से पैर की ओर विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए मस्तकाधोमुखी, मस्तक से पैर की ओर। जैसे ये कोई बालक है तो पहले इसके सिर का विकास होगा, उसके बाद इसके पैरों का विकास होगा। तो विकास कैसे होता है, सिर से लेकर पैर की ओर। पहले सिर का होगा, उसके बाद ऐसे पैरों की ओर आएगा। इसी में दूसरा है निकट दूर का सिद्धांत या प्रॉक्सिमोडिस्टल थ्योरी। इसी को प्रॉक्सिमोडिस्टल थ्योरी भी कहते हैं और निकट दूर का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार विकास मध्य से बाहर की ओर या केंद्र से सिरों की ओर होता है। जैसे यह कोई बालक है तो विकास कैसे होगा, विकास इसके मध्य भाग से बाहर की ओर होगा। तो ये हो गए हमारे निश्चित दिशा के सिद्धांत में दो निश्चित दिशाएं हो गई, एक सिर से पैर की ओर, एक मध्य भाग से बाहर की ओर। नेक्स्ट है वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम जहाँ बुनियाद का कार्य करता है, वहीं वातावरण इस बुनियाद पर बनाए जाने वाले व्यक्तित्व संबंधी भवन के लिए आवश्यक सामग्री एवं वातावरण जुटाने में सहयोग देता है। ये देखिए भवन के माध्यम से इसे समझाया है गया है कि जो वंशानुक्रम होता है वह बुनियादी ढांचे का कार्य करता है, जबकि जो वातावरण होता है वह व्यक्तित्व संबंधी भवन के लिए आवश्यक सामग्री, मतलब व्यक्ति के विकास के लिए जो चारों तरफ का वातावरण होता है वह उसके लिए आवश्यक चीज़ों को जुटाने में सहयोग करता है। नेक्स्ट है पुनर्बलन का सिद्धांत। प्रतिपादक जॉन डोनाल्ड मिलर। पुनर्बलन का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, विकास के संबंध में जॉन डोनाल्ड और मिलर। इनके अनुसार बच्चे का जैसे जैसे विकास होता है बच्चा अधिगम करता जाता है। क्या है इनके अनुसार कि जो भी बच्चे होते हैं उनका जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे वो उतना ही ज़्यादा अधिगम करते जाते हैं। यह हो गया पुनर्बलन का सिद्धांत। नेक्स्ट है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। इसमें क्या है, एक ही माता पिता की दो संतानें समान नहीं होती हैं, मतलब व्यक्तिगत भिन्नता होती है उनमें, तथा प्रत्येक बच्चे की हम एक समान पर्यावरण नहीं दे पाते हैं। एक ही जो माता पिता होते हैं अगर उनकी दो संतानें हैं तो वह दोनों ही एक समान कभी नहीं होती हैं और दोनों की ही वह एक समान पर्यावरण नहीं दे पाते हैं। इससे बच्चों में व्यक्तिक भिन्नता और बढ़ जाती है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे लंबाई के जीन्स प्राप्त होने पर बालक लंबा होगा, परंतु लंबाई के जीन्स प्राप्त न होने पर उसकी लंबाई कम ही रहेगी, जिससे उसके मानसिक, संवेगात्मक एवं भाषाई विकास की गति धीमी हो जाएगी। तो क्या है, ये प्रत्येक व्यक्ति में भिन्नता होती है, चाहे वह एक ही माता पिता की संतानें क्यों ना हों। तो यह हो गया व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। नेक्स्ट है
वर्तुलाकार या चक्राकार गति का सिद्धांत। विकास जो होता है वह कभी सीधी गति में नहीं होता है, वर्तुलाकार होता है। देखते हैं इसे। इसके अनुसार बालक एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व व स्थायी बनाते हुए वर्तुलाकार आकृति की तरह आगे बढ़ता है। इस गति से विकास होने पर विकास का सुदृढ़ीकरण होता चला जाता है। कैसे होता है वर्तुलाकार विकास? जैसे ये कोई पॉइंट है, ऐसे बालक ने शुरू किया, पहले वो आगे जाएगा, फिर पीछे लौटेगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे लौटेगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे लौटेगा। ऐसे ऐसे करके वो आगे जाता है और पीछे लौटता है। तो जब वो पीछे लौटता है तो उससे क्या होता है, उसका जो विकास हो चुका होता है उसका सुदृढ़ीकरण होता चला जाता है। तो ये हो जाएगा वर्तुलाकार या चक्राकार गति का सिद्धांत। विकास जो होता है वह वर्तुलाकार गति से होता है। सिद्धांत कंप्लीट हुए यहाँ से। अब आगे देखेंगे विकास एवं अभिवृद्धि से संबंध। विकास और अभिवृद्धि में अंतर देख चुके हैं हम। अब हम यहाँ पे देखेंगे दोनों में संबंध क्या होता है। अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक या एक दूसरे में आश्रित होते हैं। क्या होते हैं ये? एक दूसरे के पूरक होते हैं और इसी को ये भी कह सकते हैं कि एक दूसरे में आश्रित होते हैं। जैसे हम देखेंगे कि जब बच्चा जीवन के प्रारंभिक काल में होता है, जैसे ये जीवन का प्रारंभिक काल है, तो इसमें जो अभिवृद्धि होगी वह काफ़ी तेज़ी से होती है, जबकि जो विकास होता है वह कम मात्रा में होता है। तो सबसे प्रारंभिक अवस्था में अभिवृद्धि तेज़ी से होती है और विकास कम मात्रा में होता है, जबकि जो जीवन का लास्ट समय होता है, अंतिम अवस्था होती है जीवन की, उसमें विकास तेज़ी से होता है और अभिवृद्धि रुक जाती है, मतलब अभिवृद्धि कम हो जाती है। तो ये हो गई अभिवृद्धि और ये हो गया विकास। तो प्रारंभिक चरण में अभिवृद्धि ज़्यादा होती है और विकास कम होता है, जबकि अंतिम चरण में विकास ज़्यादा होता है और अभिवृद्धि कम होती है। तो इस तरह ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। नेक्स्ट है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट है पोषण। प्रत्येक बच्चों के लिए अच्छा भोजन बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे उनका पोषण अच्छी तरह से हो सके। तो अगर उनको अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, सभी पौष्टिक तत्वों से युक्त भोजन नहीं प्रदान किया जाएगा, तो उससे उनके विकास को वह प्रभावित करेगा। इससे उनका जो शारीरिक विकास होगा वह प्रभावित होगा और उससे उनका मानसिक विकास भी प्रभावित होगा। तो पहला है हमारा पोषण प्रभावित करता है। सेकंड परिवार। परिवार भी विकास को प्रभावित करता है और कई तरह से करता है, जैसे परिवार की आर्थिक स्थिति, परिवार का बच्चों के प्रति व्यवहार, ये सभी चीज़ें विकास को प्रभावित करती हैं। विद्यालय में बच्चों की क्या स्थिति है, टीचर्स का क्या व्यवहार है, विद्यालय का पर्यावरण कैसा है, ये सभी चीज़ें बालकों के विकास को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है बुद्धि। बुद्धि भी विकास को प्रभावित करती है। यौन, रोग एवं चोट से अगर बच्चे को ज़्यादा हानि हो गई हो तो उससे उनमें निराशा की भावना पैदा होती है और इससे उनका विकास जो होता है वो प्रभावित होता है। पास पड़ोस का वातावरण या पर्यावरण बच्चों को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है, क्योंकि पास पड़ोस में ही ज़्यादा टाइम वो व्यतीत करते हैं और पास पड़ोस के ही उनके दोस्त होते हैं। अगर पास पड़ोस का वातावरण अच्छा होगा तो उनका विकास अच्छी तरह से होगा। नेक्स्ट है सांस्कृतिक वातावरण। नेक्स्ट शुद्ध वायु एवं प्रकाश। बच्चों के लिए शुद्ध वायु एवं प्रकाश की आवश्यकता होती है, यह भी विकास को प्रभावित करता है। आगे देखेंगे विकास की विभिन्न अवस्थाएं। विकास एक लंबी एवं अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति का विकास अनेक चरणों में होता है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है। ये अवस्थाएं निम्नानुसार हैं। विकास की जो अवस्थाएं हैं उसको कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से उसको कई अवस्थाओं में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य वर्गीकरण। ये सामान्य रूप से जो ज़्यादातर सभी लोगों द्वारा मान्य हैं। तो फर्स्ट है शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष, सेकंड बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, थर्ड किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष, फोर्थ प्रौढ़ावस्था 19 से 60 वर्ष और 5 वृद्धावस्था 61 से ऊपर। तो ये तो हो गया हमारा सामान्य वर्गीकरण। आगे कुछ मनोवैज्ञानिकों का वर्गीकरण देखते हैं। जैसे सबसे पहले है रॉस के अनुसार शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष। इनके वर्ष भी ध्यान दीजिएगा।
शैशवावस्था को कितना माना था रॉस ने? 1 से 3 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था को माना था 3 से 6 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था को माना था 12 से 18 वर्ष। रॉस ने कितने प्रकार में वर्गीकरण किया था? 4 प्रकार में। आगे देखेंगे हरलाक के अनुसार वर्गीकरण। तो फर्स्ट है गर्भावस्था। गर्भावस्था कब से कब तक? गर्भाधान से जन्म तक। सेकंड शैशवावस्था कब से कब तक है? जन्म से 2 सप्ताह। ये है हरलाक का वर्गीकरण। नेक्स्ट है बचपनावस्था। बचपनावस्था कब से कब तक मानी थी इन्होंने? 3 सप्ताह से 2 वर्ष तक। पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था 7 वर्ष से 12 वर्ष तक। वयः संधि 12 से 14 वर्ष तक। पूर्व किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष तक। उत्तर किशोरावस्था 18 वर्ष से 21 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था 21 वर्ष से 40 वर्ष तक। मध्यावस्था 41 वर्ष से 60 वर्ष तक और वृद्धावस्था 60 से ऊपर। तो इस प्रकार हरलाक के अनुसार कितने प्रकार में वर्गीकरण हो गया? 11 प्रकार में। वीडियो आज का ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो पे हम मिलेंगे। शैशवावस्था, बाल्यावस्था की सभी विशेषताएं, उनके बारे में जो कुछ भी है सब कुछ आपको क्लियर करवाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।